जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी पुलिस आरक्षी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप भविष्य के आरक्षी बनने वाले हैं, इसके लिए कड़ी मेहनत करिए, प्रतिदिन लगे रहिए, अपने प्रयासों को प्रतिदिन बढ़ाते रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी और सफलता आपके कदमों को चुमेगी। आपके माता पिता, परिवार, समाज, आपके गुरुजन, अन्य लोगों को भी खुशहाली प्रदान करेगी। तो आज हम हिंदी की तीसरी वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसके पहले हमने हिंदी एवं भारतीय भाषाओं पर बात किया, हिंदी की उत्पत्ति की बात किया था हमने कि किस प्रकार संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी आती है। इसके बाद हिंदी की बोलियों की हमने बात किया कि किन किन अपभ्रंशों से कौन कौन बोलियां निकलती हैं, और पुनः फिर हमने 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं पर बात किया, 6 शास्त्रीय भाषाओं पर बात किया, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, जो 14 भाषाएं थी उस पर बात किया, फिर जो 8 नई भाषाएं जुड़ी 21वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो 1 फिर 3 फिर 4 यानी 8 भाषाओं को जोड़ा गया, इसकी बात किया। पुनः आज हमारी क्लास अब उस टॉपिक को पूर्ण करने के बाद किस पर शुरू होगी? व्याकरण पर शुरू होगी। आज की क्लास किस पर शुरू होगी? तो व्याकरण पर होगी। व्याकरण पर आज बात की जाएगी। किस व्याकरण की बात है? हिंदी व्याकरण की बात है। बात आती है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण शब्द किन शब्दों से मिलकर के बना है, तो थोड़ा इस पर पहले हम बात कर लें, फिर व्याकरण की परिभाषा पर बात करेंगे। इसके बाद कब व्याकरण में हमारे सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना क्या है उस पर बात करेंगे। तो पहली बात आती है, किसकी बात करनी है? हिंदी व्याकरण की बात करनी है। व्याकरण शुरुआत की पद्धतियां तो प्राचीन जो भी रही हैं, लेकिन आज हमें हिंदी व्याकरण पर बात करनी है। और सर्वप्रथम इस व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसमें एक शब्द क्या है? वी है, फिर क्या है? आ है, फिर क्या है? करण है। अर्थात यहां देखिए, वी प्लस आ प्लस करण के योग से कौन सा शब्द बनता है? व्याकरण। इसमें से वी क्या है? उपसर्ग है। करण क्या है? उपसर्ग है। सॉरी, आ क्या है? उपसर्ग है, और करण क्या है? मूल शब्द है। गलती होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वी उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है, इसके बाद करण मूल शब्द है। यानी वी उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग और करण मूल शब्द के योग से कौन सा शब्द बनता है? व्याकरण बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्याकरण में कितने उपसर्ग प्रयोग लाते हैं व्याकरण शब्द में, तो व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग प्रयोग लाए जाते हैं। कौन कौन? एक वी और एक आ। मूल शब्द कौन सा है? करण है। उपसर्ग किसे कहते हैं? आप लोग थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो किसी भी शब्द के लगकर अर्थ को जो परिवर्तित करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अभी तो हम बाद में उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात है, हमने कहा कि इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्याकरण शब्द में एक उपसर्ग भी है, दूसरा आ है और करण मूल शब्द है। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी शब्द या शब्दांश के पहले लग करके उसके अर्थ को जो परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसी के साथ प्रत्यय पर भी बात करेंगे। तो प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में लग करके अर्थ को प्रकट करता है या प्रस्तुत करता है या परिवर्तित करता है। परंतु यहां हम उपसर्ग की बात किए थे, तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग और करण मूल शब्द से हुई। इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के पहले लग करके अर्थ को जो परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बात आती है
व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की क्या परिभाषा, परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना जो सिखलाता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी परिभाषा की बात हमारे सामने आई तो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना, यानी भाषा को शुद्धतम रूप प्रदान करने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। कोई भी भाषा हो उसका अपना व्याकरण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण किसका होता है तो व्याकरण भाषाओं का ही होता है। देखिए इंग्लिश का ग्रामर आप व्याकरण पाएंगे, संस्कृत का व्याकरण पाएंगे, हिंदी का पाएंगे, लेकिन कभी आप गणित का व्याकरण नहीं पाएंगे, सामाजिक विज्ञान का नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भाषा नहीं है। गणित और सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में है, लेकिन जो भाषाएं हैं उनका अपना एक व्याकरण होगा, क्योंकि यदि व्याकरण नहीं होगा तो भाषाओं की जो अशुद्धता है, जो कमियां हैं, उनको दूर नहीं किया जा सकता। इन्हीं भाषाओं को शुद्ध बनाने का काम, परिमार्जित करने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। कभी कभी देखिए हम ना जानकारी के अभाव में कुछ बच्चे किसी भी ध्वनि या आवाज को नाक के सहारे बोल देते हैं। कैसे बोलना है, किस प्रकार बोलना है, कहां से बोलना है, कहां से उच्चारित करना नहीं समझ पाते और नाक के सहारे बोलते हैं। खाना खाई, पानी पियम, माई बहुत भूख लगनी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। या फिर कुछ गलत उच्चारित करते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। लखनऊ को नखलऊ कहते हैं, लेखपाल को नेकपाल कहते हैं। तो जो अशुद्धता है भाषा संबंधी, उन्हीं को शुद्ध करने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। तो किसको शुद्ध करता है व्याकरण? भाषा को। ठीक, भाषा को क्या करता है? शुद्ध करता है या शुद्धता प्रदान करता है। भाषा को शुद्धता प्रदान कौन करता है? व्याकरण करता है। तो व्याकरण की परिभाषा के बारे में कहा, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना जो सिखलाता है उसे व्याकरण कहते हैं। थोड़ी सी बात अब लगे हाथ हम यहां एक कर लेते हैं। भाषा, भाषा, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के बारे में अगर जाना जाए तो विचारों के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। थोड़ी सी बात हम भाषा कर लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हम जो अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं और आपके विचार और मन स्थिति की बात को अपने समझते सुनते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भास धातु से। किस धातु से हुई है? भास धातु से। अगर पूछा जाए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भास धातु से हुई है। और भास का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भास का अर्थ क्या होता है, तो कहना होता है। एक तरह से अगर पूछा जाए कि कहना या प्रकट करना, प्रस्तुत करना, भास का अर्थ होता है। और इसी भास धातु से कौन सा शब्द बना है? भाषा। और भाषा की परिभाषा की बात आती है तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं।
एक बात यहां थोड़ी सी आ गई, आपके मन में उठ रहा होगा आप प्रिय छात्रों के कि धातु किसे कहते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, घबराइएगा मत, थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं। अगर प्रश्न आया किसी के मन में उठ रहा होगा धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, तो जो क्रिया है, जो क्रिया होती है या जो क्रिया है उसी के मूल को क्या कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो यहां बात आएगी कि क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया जिससे जन्म ली है उसी को धातु कहते हैं। या धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। तो कभी आपके मन में जैसे अभी पठ धातु है, पठ से पढ़ना क्रिया है, ना लगा दिए क्रिया बन गई। तो जो क्रिया है उसी के मूल यानी संस्कृत रूप को धातु कहते हैं, और उसी संस्कृत रूप धातु से क्या उत्पन्न होती क्रिया होती है। तो भास यहाँ पर क्या है, धातु है, और इसी भास धार से किसकी उत्पत्ति हुई है, भाषा की उत्पत्ति हुई है। और भाषा की परिभाषा ने बता दिया कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो एक पॉइंट और थोड़ा समझिएगा, हम तो बात व्याकरण पर किए थे, लेकिन थोड़ी सी भाषा की बात हो गई तो एक पॉइंट और आपको दे देते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि भाषा का प्रकार, भाषा का प्रकार, तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, पहला होगा सांकेतिक भाषा, दूसरा कौन सा होगा, लिखित भाषा, और तीसरा कौन सा होगा, मौखिक भाषा। अगर कभी आपसे भाषा के बारे में पूछे तो भाषा के थोड़ा सा मैं अध्ययन करवा देता हूं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को कहते हैं। और भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, भाष धातु से होती है। फिर हमने धातु की बात किया, धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया की जड़ जिसे कह सकते हैं, या क्रिया जहां से उत्पन्न होती है उसी को धातु कहते हैं। जैसे पट हुआ, लिख हुआ, चल हुआ, नी हुआ, इत्यादि धातु आप पढ़ते हैं। कभी कभी धातु भी प्रतिपत्ता के रूप में आप याद करते हैं। उन्हीं के रूपांतरित हिंदी रूप को क्रिया कहते हैं, यानी धातुओं से क्रिया का जन्म होता है। थोड़ी सी धातु की हमने बात किया। फिर हमारे मन में अगर हम भाषा को पढ़ा दे रहे हैं तो थोड़ा हम भाषा के प्रकार की बात कर लेते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, लिखित और मौखिक। लेकिन कुल कितने प्रकार होते हैं, तो कुल 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि सांकेतिक भाषा को व्याकरण भाषा के रूप में नहीं मानता। परंतु यह सामान्य रूप से जाना कि भाषा के कितने प्रकार होंगे, तो 3 प्रकार होंगे। हमने कहा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं, और अब 3 प्रकार हमने आपके सामने रखा। तो चलिए हम इधर से बात करते हैं। पहली कौन सी, मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोल करके प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोल करके बात प्रस्तुत कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो जब कभी अपने विचारों को हम बोल करके किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बोल करके विचारों के प्रस्तुत तरीके को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जब अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करते हैं, बोल करके प्रस्तुत करते हैं, तो इसी को मौखिक या इसी को वाचिक भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा है कि भाषा के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार हैं। इसमें से मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जब हम अपने विचारों को अपने मुख के द्वारा ध्वनि माध्यम से बोल करके किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसी भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी क्या है, लिखित भाषा। जब हम विचारों को कैसे लिख करके किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लिख करके। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, आप व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं। पहले क्या था कि नए साल हम लोग एक कार्ड देते थे, जिसे ग्रीटिंग कार्ड या कौन सा कार्ड कहा जाता था, अपने किसी इष्ट जिसको बहुत मानते थे, चाहे वो
लड़की हो या लड़का, तो जिसको भी आप अपने भाई बहन माता पिता किसी को हम इसको मानते थे तो हम नए साल में सभी लोग एक ग्रीटिंग कार्ड लिख करके देते थे, तो उसमें नाना प्रकार की शायरियां और वक्तव्य लिखते थे, लेकिन अपने विचारों को लिख करके प्रस्तुत करते थे, या फिर पत्र कह सकते हैं, पत्र में भी हम लिख करके विचारों को प्रस्तुत करते थे। आज लिखित भाषा का प्रयोग हम व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे करते हैं। तो अपने मन में उठे भाव और विचार को जब किसी के सामने हम लिख करके प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी भाषा को क्या कहते हैं? लिखित भाषा। इसमें से हमने बताया गया जो चिट्ठी उट्ठी पत्र आप लोग लिखते थे अपने इष्ट प्रेमी और प्रेम का मानने वालों को। अगली क्या है? अगली कौन सी भाषा है? इसको हम इस रूप में कह सकते हैं सांकेतिक। तो अगली भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। अगली भाषा कौन सी? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक में हम क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए माध्यम का बनाते हैं, संकेत को बनाते हैं, इशारे को बनाते हैं। कभी कोई जाता है ऐसे करते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते नहीं। या फिर आप देखे होंगे जब रेलगाड़ी आती है लव पथगामिनी रास्ते से जब गुजरती है तो जो उसका गार्ड होता है झंडी दिखाता है हरी वाली और ड्राइवर गाड़ी को हाँकना शुरू कर देता है। जब लाल वाली दिखाता है गाड़ी को रोक देता है। उसने सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर दिया कि अरे खतरा है या नहीं है। तो सांकेतिक भाषा में हम क्या करते हैं? संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते हैं हम उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं? संकेतों के माध्यम से करते हैं। कभी कभी कोई बहुत अच्छा है तो आप ऐसे संकेत कर देते हैं, थंब दिखा देते हैं। जो पहले का ठेंगा हुआ करता था हम इसको कहते हैं कि लाइक करिए, ऐसे वैसे। क्या है? ये संकेत है। बारात में भी आप लोग जाते होंगे तो बहुत नाचते गाते, कभी कभी झटके में आंखों से संकेत कर जाते होंगे तो मार भी खा जाते होंगे। क्या है? सांकेतिक भाषा है। यानी हम इशारों में अपने मन के विचारों को क्या कर रहे? तो ये बात थी किसकी? भाषा की। हमने शुरुआत कहां से किया? शुरुआत हमारी थी हिंदी व्याकरण से, लेकिन हिंदी व्याकरण को बताते वक्त थोड़ा सा हमने उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर लिया। तो उपसर्ग में हमने बता दिया कि किसी भी शब्द के पहले लकर के अर्थ को जो प्रयोग करता है उसे उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि व्याकरण शब्द में बी और आ उपसर्ग आया था। इसके बाद आगे हमने बात किया किस पर? व्याकरण की परिभाषा पर। हमने व्याकरण की परिभाषा पर बात किया कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना जो सिखाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। या फिर व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाती है। फिर भाषा की बात किया कि भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को कहते हैं भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी बात आती है। हमने आपके सामने रखा कि भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या प्रस्तुत करना। और इसके बाद हमने धातु के बारे में आपसे बताया कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु की बात जब आती है तो क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। फिर हमने भाषा के प्रकार पर आपसे चर्चा किया कि भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो आज हमारी चर्चा यहाँ पर थी किससे? व्याकरण की थोड़ी सी, कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण की परिभाषा की बात हुई। इसके बाद आज हमने भाषा तथा धातुओं के बारे में बात किया। और अगला वीडियो जो होगा, हम बहुत बड़ा नहीं प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अगला वीडियो एकदम सीधे हमारे टॉपिक वर्णमाला से होगा और इसको हम फिर अगले दिन प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप लीजिएगा और मजबूती से लगे रहिए और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और हमारा संस्थान जीवन ज्योति कोचिंग क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हमारे सभी साथी अध्यापकों के द्वारा जितना हो सकेगा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई भी त्रुटियां होंगी उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। फिर पुनः आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।